मानसी, मानसी, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। पहले थोड़ी कट रही थी, अभी आ रही है। हमें आज न्यू टॉपिक पढ़ना था। सर अभी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया कि अभी? हमने कहाँ तक कर लिया था? एक सेकेंड से बता रही हूँ। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लिया था। ओके, हाँ, तो वहां तक वर्क में जी बाहर तक उतना ही सर्कुलर मोशन है। उसके बाद के जो सर्कुलर मोशन है वो रोटेशनल पे बेस्ड होंगे, तो आप इस चैप्टर के बाद पढ़िएगा उस चीज को, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। जैसे मैं बोलूं कि अर्थ के पॉइंट ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी, तो आप क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कि कहाँ से मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बेस पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है। अब बोलिए इफ dimension of body is very small as compared to its influencing surrounding, तब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और अगर कंपैरेबल हो तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। इफ dimension of body is comparable to its influencing surrounding, तब उसको रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पर बिहेव कर सकता है, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है। अब देखिए, इसके पहले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उनमें हर ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था। तब उसके लिए और रिजिड बॉडी क्यों कंसीडर करते हैं, दोनों में फर्क बताता हूँ। सपोज कर लीजिए अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कीजिए F, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, ट्रांसलेशनल इस तरह से। बट अगर इसी कंडीशन में कोई रिजिड बॉडी ले लीजिए इस तरह, एंड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कीजिए, तब अलग अलग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से ये अलग अलग मोशन कर सकता है।
जैसे अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूं तब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसे हो सकता है। सेंटर मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तब इसका मोशन ट्रांसलेशन हो सकता है। अगर अपर मोस्ट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूं तो इसका मोशन ऐसे हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इसका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। आई बस समझ। सर ये रिजिड बॉडी वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। जैसे कोई आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, एंड उस पर कोई फोर्स अप्लाई कीजिए तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बेस पे। लेकिन अगर बहुत लार्जर ऑब्जेक्ट है उस पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं अलग अलग पॉइंट पे, जैसे मैं लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकता है। सेंटर मोस्ट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूं तो उसको सर मतलब ये ट्रांसलेशन, तो पॉइंट मास में भी हो सकता है ना। नहीं तो पॉइंट मास में जो कंपैरेबल टू द एक्शन है उसके बिहाफ पे उतना वो नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये जो फोर्स का जो एक्शन है वो कितने पॉइंट पे कन्फाइंड है और उसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन ऑफ बॉडी कितनी है, अगर दोनों कंपैरेबल हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ। यस सर। लेकिन अगर उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डायमेंशन ऑफ बॉडी लार्ज इनफ हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा वो। आया समझ। यस सर, तो रिजिड बॉडी मतलब हमारे जो एवरीडे सराउंडिंग्स की बॉडीज होती हैं वो उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, जो एप्लीकेशन ऑफ एक्शन की वजह से उसका डायमेंशन कंपैरेबल हो या स्मॉल हो या लार्ज हो उसके बिहाफ पे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि सर अर्थ और को भी ये अगर किसी फोर्स का एप्लीकेशन हो और वो डिफॉर्म हो जाए तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। डिफॉर्मेशन तो एक अलग कंडीशन होगी, मैं अभी सिर्फ मोशन की बात कर रहा हूँ। मैं अभी रिजिड बॉडी का अज्यूम कर रहा हूँ कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं है, सिंपली एप्लीकेशन ओके ऑफ सर। फोर्स की बेस पे उसमें मूवमेंट आ जाए। अब मूवमेंट ट्रांसलेशनली हो रहा है या रोटेशनली हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे एप्लीकेशन के बेस पे मैं उसको सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए, तो इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, ठीक। तब इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तब हम कंसीडर करते हैं किसी भी मोशन में उस पूरे एंटायर बॉडी का एक पॉइंट होगा जो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो, चाहे बाकी रेस्ट ऑफ द होल पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हो तब। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कोई हैमर लिया, जिसमें मैंने कोई हैमर लिया एंड उसको थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तब उसका जो मोशन होगा कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा, रोटेट करता हुआ जा रहा होगा। ऐसा समझ। मानसी, यस सर। ओके। अब देखिए इस पूरे इंटायर मोशन में एक पॉइंट है जिसका मोशन इसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग हो रहा है, और बाकी जितने भी पॉइंट हैं उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट को कि जो टोटल एक्शन ऑफ फोर्स है वो उसी पॉइंट पे कन्फाइंड है, इसीलिए उसका पाथ स्ट्रेट डायरेक्शन में है, और बाकी सारे पॉइंट उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो एज इफ अगर मैं उस पॉइंट को कंसीडर कर लूं एंड उस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो वो सारे इंटायर सिस्टम के फोर्सेस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, उसको डिफाइन करता होगा। तब उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आई बात समझ।
तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी रिजिड बॉडी में एक पॉइंट जहां पे टोटल मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट के अबाउट फोर्स कैलकुलेट करूं, मोमेंटम कैलकुलेट करूं, तो वो उसके इंटायर सिस्टम के सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल मोमेंटम के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। आई बात समझ? मासी ये समझ आया? हेलो मानसी। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर हैमर पे अगर आपने कोई एक्शन किया, तो एक्शन करने के बेस पे ये इस तरह से रोटेशन मूवमेंट करके इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। इस पूरे मोशन में जितने भी पार्टिकल इसके होंगे अलग अलग पोजीशन पे, वो सारे रोटेट करते होंगे किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एंड वो फिक्स पॉइंट सेम स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा। मतलब ये होगा कि जो टोटल इम्पैक्ट है उस एक्शन का, वो सिंगल पॉइंट पे कन्फाइंड है, इसीलिए उस पॉइंट का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, एंड बाकी सारे पॉइंट उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए उस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास। अब बोलिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्फाइंड होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन एक्शन में मूवमेंट करता है। रिजिड बॉडी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हर पॉइंट पे अगर फोर्सेस का सम कैलकुलेट कीजिए तो वो उसके सेंटर ऑफ मास के फोर्स के इक्वल आता है। इसीलिए हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं उस पूरे इंटायर सिस्टम में जहां पे टोटल इंपैक्ट कन्फाइंड हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आएगा समझ? यस सर। तब यहां से हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास, a point in a rigid body where total mass or total action is assumed to be concentrated so that net action confined to this point only, तब उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास हम क्यों पढ़ते हैं किसी रिजिड बॉडी के लिए, तो आप क्या बोलिएगा कि किसी भी रिजिड बॉडी में चूंकि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल एक्ट करते होते हैं, तो अगर सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्शन को सम करूं तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्शन होगा उसके इक्वल होगा। तो ज्यादा आसान ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्शन को कैलकुलेट कर लिया जाए एज इफ के बाकी सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्शन को सम किया जाए। मैं बस समझ? सर एक्शन मतलब रोटेशन? एक्शन का मतलब फोर्स का हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम, कोई भी एक्शन हो सकता है। तो टोटल एक्शन जो कन्फाइन होता है, नेट एक्शन, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिफाइन होता है, और वो उन सारे इंडिविजुअल पार्टिकल जो रिजिड बॉडी में होते हैं उनके सम के इक्वल होता है।
तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करने के। पहला कि आप सारे पार्टिकल को इंडिविजुअली, अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के अबाउट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, या नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है। तो ज्यादा आसान मेथड कौन होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स कैलकुलेट करना या इंडिविजुअल पार्टिकल के अबाउट फोर्स कैलकुलेट करना? तो आप बोलिएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट होगा। आई बात समझ? यस सर। और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आती है, इसीलिए हम पहले सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं। यहां तक बेटा? नो सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले यहां से। कर दिया सर। ये सब कर लिया? यस सर। ओके, अब हम यहाँ से डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास दो तरह से। एक किसी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, पहली चीज फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक सिस्टम जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल इंडिपेंडेंट हो और वो पूरा मिलकर एक सिस्टम बनाता हो, तो उसको हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं। तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, पार्टिकल सिस्टम को फिर से बोलिए। जैसे मेरे पास कोई एक स्पेस ले लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट मास, 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 m1 उसका पोजीशन r1, m2 उसका पोजीशन r2, m3 उसका पोजीशन r3 एंड सो ऑन, उसका पोजीशन r1। तो ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हैं और वो पूरा मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ? ये सारे पॉइंट मासेस इंडिपेंडेंट हैं और सब कंबाइन होके एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, बट ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप इजीली इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, तब इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मानसी समझ आया? हेलो मानसी, ये समझ आया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम? यस सर। ओके, तब आपका पास फॉर्मूला आता है r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 m2 r2 so on to mn rn whole divided by sum of all masses m1 plus m2 so on to mn। इस टर्म का प्रूफ नहीं आपको पढ़ना, इसलिए आपको सिंपली फॉर्मूला जानना है। अब चूंकि ये r पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, तो ये पोजीशन तीन तरह से हो सकता है स्पेस में कोऑर्डिनेट के हिसाब से, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सो अगर मैं इंडिविजुअली x सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं, समेशन ऑफ mi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi क्या डिफाइन करेगा? पोजीशन x कोऑर्डिनेट का उस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास के लिए। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, जैसे इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको आसान सा। क्वेश्चन कहते हैं in HCl molecule, if separation between their center is 1.27 angstrom, find position of
सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी क्वेश्चन में पहला काम क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं एक्सिस बना लूं यहां से यहां तक। HCl मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए। ये मेरे पास हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्लोरीन, दोनों के बीच का सेपरेशन टोटल 1.27 एंगस्ट्रॉम यहां से यहां तक है। तो चूंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन मान लिया है तो उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 ले सकता हूँ। एंड दोनों के बीच का सेपरेशन अगर इतना है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1.27 एंगस्ट्रॉम, 0 हो सकता है। यस सर। अब यहां से डिफाइन करते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equals to m1x1 plus m2x2 divided by m1 plus m2, क्योंकि 2 पॉइंट पार्टिकल है। m1 की वैल्यू हाइड्रोजन 1, पोजीशन उसका ओरिजिन पे। पता कि वो 0,0 पे ही होगा कहीं भी नहीं, वो आपको क्वेश्चन नहीं, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको मैं ओरिजिन पे मान ले रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा। तो इसीलिए हर सिस्टम के लिए पहला काम किसी एक पार्टिकल को आप ओरिजिन पे प्लेस कर दीजिए, अगर वो क्वेश्चन में गिवन ना हो तब। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो देमसेल्फ कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। आई बस समझ। यस सर। क्लोरीन का मास 35.5 एंड उसका कोऑर्डिनेट 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय total mass, that is 1 plus 35.5। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो पूरी वैल्यू आती है 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिस्टेंस आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, फ्रॉम हाइड्रोजन। तो ये जो पॉइंट होगा कुछ यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1.24 है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पूछता तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.03 एंगस्ट्रॉम। तो इजीली मैं डिफाइन कर सकता था सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फ्रॉम इधर मॉलिक्यूल। मानसी यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, हेलो मानसी, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने? नहीं सर, लिख रही हूँ। लिख लिया सर। Okay. अब इसके बेस पे क्वेश्चन ये हो सकता है कुछ इस तरह। यहाँ पे पार्टिकल दे रखा होगा, सपोज कर लीजिए 1 kg। यहाँ पे पार्टिकल सपोज कर लीजिए 2 kg। यहाँ पे पार्टिकल सपोज कर लीजिए 3 kg। अगर कोई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके यहाँ से यहाँ तक लेंथ 4 यूनिट है, तो बताइए फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सर विद रिस्पेक्ट टू किसी को भी ले ओरिजिन नहीं, मतलब कौन से वाले को? जैसे पिछले वाले में हमने हाइड्रोजन को लिया था ना। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ओरिजिन के पास ही दे रखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ यस कीजिए। सर, ठीक है। सॉल्व हुआ? सर 1.5 आंसर आ रहा है। नहीं, 1.5 नहीं आएगा, 0 अगर ये प्लस M2 प्लस M3 X3 कर देंगे ना, 3 मासेस। नहीं तो मासेस सबका सेम नहीं है, 1 kg 2 kg 3 kg है, इसलिए। अच्छा, देखते हैं मे बी सॉल्व होने के बाद। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे, ये इंक्लिनेशन 60 डिग्री होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट और यहाँ से यहाँ तक इसका y कोऑर्डिनेट। तो अगर ये लेंथ 4 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 cos 60 मतलब 2, y की वैल्यू हो जाएगी 4 sin 60 मतलब 2 रूट 3। तब आप x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा m1x1 m2x2 plus m3x3 डिवाइड बाय टोटल मास 1 plus 2 plus 3, तब ये हो जाएगा 8 plus 6 14 डिवाइड बाय 6 that is 7/3। आई बात समझ? मानसी समझ आया? सर यस सर। नहीं, कोई डाउट हो तो पूछिए। मैंने पॉइंट मासेस के रिस्पेक्ट में, हाँ पूछिए। सर हम तीसरा वाला पॉइंट 0,3 नहीं ले सकते? 0,3 इसके लिए यस सर। वो आपको y एक्सिस के ऊपर तो नहीं है, xy प्लेन में कहीं पे है, तो मैं इसको 0,3 कैसे मानूंगा? ठीक है सर। वो तब होता है जब आपका क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे और एक पॉइंट मास यहाँ पे, तब ऐसा अज्यूम करते हैं। ओके ऐसा तो नहीं दे रखा है, इसीलिए तो मैंने एंगल के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए इस तरह। अब इसमें y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, m1/1 m2/2
plus m3y3 divide by total mass 1 plus 2 plus 3 6 by 6 cancel out तो root 3 आ जाएगा समझा यस सर ये ऐसे ही रहेंगे मतलब 7/3 को मत √3 पोजीशन पोजीशन का सेंटर ऑफ मास का ओके सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला हमने y क्योंकि वो दोनों x ही एक्सिस पे लाई कर रहा था उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता 0 इसीलिए ओके सर अब देखिए सेंटर ऑफ मास के बेस पे डिफाइन करते हैं किसी बाइनरी सिस्टम के लिए एक टर्म के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा और किसके टर्म में जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं फॉर बाइनरी सिस्टम मतलब 2 पॉइंट पार्ट के लिए तो एक पॉइंट पार्ट के लीजिए ये इसका मास m1 एक पॉइंट पार्ट के लीजिए ये इसका मास m2 दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज कर लीजिए r यहां से अब कहते हैं कि कोई एक पॉइंट ले लीजिए इस पॉइंट पे यहां से यहां तक सेपरेशन ले लीजिए तो उसको बोल रहे हैं मैंने r1 एंड यहां से यहां तक सेपरेशन ले लीजिए तो उसको मैंने लिया r2 इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो उस पॉइंट से मैं r1 r2 मैंने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया सर सेंटर मास से तो r1 r2 इक्वल नहीं होंगे नहीं वही तो क्योंकि मासेस अनइक्वल है इसलिए मैंने पोजीशन अनइक्वल ले लिया मैं बस समझ यस सर जैसे मैंने पीछे हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया था इसमें के लिए इसका मास 1 था इसका मास 35 था तो क्या दोनों सेम डिस्टेंस पे आया था नहीं था ना इसीलिए मास के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या करेगी चेंज करेगी तो वही मुझे कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर टर्म में कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो पहला टर्म डिफाइन करूं यहाँ पे कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना r ऐसा होगा पहला रिलेशन दूसरा यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि मेरे पास जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास अगर डिफाइन कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो यहाँ से अगर मैं x कोऑर्डिनेट लूं तो वो 0 पे लाई करेगा तो हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया आई बात समझ बोल सकता हूँ तो अगर मैं इस पूरे डिनोमिनेटर को सही ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से रिलेट होगा इस तरह से और एक चीज और अगर आपने इसको ओरिजिन मान लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव तो r1 मेरे पास नेगेटिव होगा r2 मेरे पास पॉजिटिव होगा तब मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ m1 r1 प्लस ऑफ m2 r2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं दोनों को रिलेट करूं और r1 r2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं यहाँ से तो r1 की वैल्यू आती है m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ r एंड r2 की वैल्यू आती है मेरे पास m1 टाइम्स m1 प्लस m2 टाइम्स r मतलब अगर आप इन दोनों टर्म को डिवाइड कीजिएगा तो m1 ओवर m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 इस तरह से रिलेशन होता है आएगा समझ सर एक बार 0 क्यों किया बता दीजिए मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना था उसके बिहाफ में मैंने अज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे ओरिजिन पे तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 उसके लेफ्ट हैंड साइड टर्म को नेगेटिव इसलिए मैंने r1 को नेगेटिव माना उसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव इसलिए मैंने r2 को पॉजिटिव माना कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा समझ यस सर ओके तब यहाँ से एक ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू कितनी हो सकती है अगर आपको टोटल सेपरेशन गिवन हो उसके बेस पे ठीक है सेंटर ऑफ मास के बिहाफ पे उस इंडिविजुअल पार्टिकल का लेंथ कितना हो सकता है डिस्टेंस कितना हो सकता है दूसरा
उन मासेस का सेपरेशन कैसे रिलेटेड होता है? तो आप बोलिएगा कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास डिफाइन करता है। मतलब जितना मास हेवियर होगा उतना उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ? यस सर। तब यहां से हम कंक्लूड करते हैं सेंटर ऑफ मास lies towards heavier body. जितना मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्टेड होगा। दूसरा, ये से कंक्लूड करते हैं कि मेरे पास पहला क्या था? m1r1 मतलब मास टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। उसी तरह m2r2 मास टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तब इसी चीज की बेस पर डिफाइन कर सकता हूं मास टाइम्स पोजीशन, इन सब का अगर मैं सम करूं अबाउट सेंटर ऑफ मास तो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक बैलेंसिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, तो उस बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड जितना मास टाइम्स डिस्टेंस होगा उतना ही उसके राइट साइड होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए नेट सम हमेशा कितना होगा? 0 होगा। आई बस समझ? सर ये हर केस में होगा ये एक्चुअली? हर कंडीशन में होगा, हर रिजिड बॉडी के लिए। सर बट फोर्स लग रहा होगा तो चेंज जाना चाहिए ना? नहीं, अगर मैं कोई एक्शन अप्लाई ना करूं तब, इसमें मैंने कोई एक्शन दिया है अभी? नहीं किया ना? वही बोल उस कंडीशन के लिए सर। में। यस लिख लिया यहाँ तक आपने? यस सर। ओके। ये सारी चीजें हमने पॉइंट बॉडी के लिए डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास इसी में कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी आ जाए, उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट इज फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, जिसे हमने डिफाइन किया था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 plus m2 x2 so on to mn xn divided by m1 plus m2 plus so on to m। इस टर्म को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन mi xi डिवाइड बाय समेशन mi। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल हो तब हम समेशन यूज करते हैं, अगर वही टर्म कॉन्टिन्यूअस पार्टी हो, कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो, तब ये समेशन कन्वर्ट हो जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन में। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आया, क्यों कर रहे हैं? जैसे अगर कोई एक्सिस से रखा हो, उसके बिहाफ पे कोई पॉइंट पार्टिकल अगर यहाँ दे रखा है, जिसको मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, कोई पॉइंट पार्टिकल यहाँ दे रखा है उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। बट अगर कोई एक रॉड दे रखा हो यहाँ से यहाँ तक, इसके पार्टिकल को आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ? यस सर। तो इस रॉड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी एक स्मॉल सेगमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा, ये स्मॉल सेगमेंट, उसी तरह यहाँ पे कोई एक स्मॉल सेगमेंट, इस सारी चीज को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, देमसेल्फ उस पूरे कंबाइंड बॉडी में एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ? यस सर। तब उस कंडीशन में ये समेशन कन्वर्ट हो जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन में, एंड वहां पे हम स्मॉल मास स्ट्रिप लेते हैं तो उसको बोलते हैं dn, उसका अपना कुछ पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट होगा, उसको x डिवाइड बाय, क्या कर रहे हैं? मैं इसी समेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस बॉडी के टर्म में, तो समेशन कन्वर्ट हो जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन में। आई मैं समझ? हाँ सर, बट ये x dm लिखा है आपने। देखिए x उसका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट पार्टिकल का। यस सर। किस पॉइंट पार्टिकल का? m पार्टिकल का। तो अब m ट्रांसफॉर्म हो गया dn,
तो उस डीएम का कोऑर्डिनेट उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो भी तो मुझे डिफाइन करना होगा। सर क्यों होगा? क्या? डीएम क्यों होगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप अगर कट कीजिएगा तो उसका मास कितना होगा, एम हम नहीं ले सकते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप बहुत माइन्यूट पार्टिकल लिया तो उसको डीएम बोल सकते हैं। सर तो डीएक्स भी होना चाहिए। नहीं, डीएक्स उसकी विड्थ हो सकती है, बट उसका जो पोजीशन ओरिजिन से होगा वो कितना होगा? सेम होगा। नहीं समझे आप, देखिए मैंने इस स्ट्रिप को कट किया तो उसकी विड्थ यहां से यहां तक कितनी हो सकती है, dx, जिस पर्टिकुलर लेंथ में इतना अमाउंट ऑफ मास होगा, बट इस मास का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से डिफाइन करूं तो वो कितना होगा, x। इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट लिया है। आई बात समझ? यस सर। डिवाइड बाय इस समेशन ऑफ m, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा dm। तो अब आपके पास फॉर्मूला किसी भी कॉन्टिन्यूअस मास बॉडी के लिए इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? इसको नोट डाउन के लिए फिर मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। लिख लिया है सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट में तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमेंशन। पहला होता है लीनियर लेंथ के लॉन्ग, दूसरा होता है मेरे पास एरियल सरफेस के लॉन्ग, तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के लॉन्ग। सपोज कर लीजिए कोई एक रॉड है, कोई एक सरफेस है, तब कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम कीजिए यहां से यहां तक, उस पर्टिकुलर स्मॉल स्ट्रिप का मास dm, उसकी वेट dx। तब यहाँ यूज करते हैं लैम्डा, टोटल मास ऑफ रॉड बाय टोटल लेंथ, स्मॉल मास ऑफ दैट स्ट्रिप डिवाइड बाय उसकी अपनी लेंथ। ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल पोर्शन कट यूज कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, तो लेंथ के लॉन्ग जो डेंसिटी होती है उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। उसी तरह सरफेस है तो उसके लिए यूज करते हैं सिग्मा, व्हिच इज एरियल मास डेंसिटी। तो होता है टोटल मास बाय टोटल एरिया, स्मॉल मास बाय स्मॉल एरिया। इसको बोलते हैं हम लोग एरियल सर तो मास। लीनियर एरियल और वॉल्यूमेट्रिक 1D 2D 3D है। ओके। Rho is equals to total mass by total volume, small mass by small volume। अगर यहाँ पे आपने कोई एक स्ट्रिप कट आउट कर लिया तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। So depending upon ऑब्जेक्ट का डायमेंशन किसके बिहाफ पे है, अलग अलग तरह की डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लिख लिया आपने?
मानसी यहाँ तक लिख लिया था आपने? लिख लिया सर। अब यहाँ से पहली चीज डिफाइन करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है जिसको मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर दिया यहां से यहां तक, तब उसके अबाउट एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लेंथ के क्रॉस, टोटल लेंथ यहां से यहां तक एल। हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिप कट कर दीजिए यहां से यहां तक। इसका मास dm और उसके विड्थ dx यहां से यहां तक, उसका कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन यहां से यहां तक x ले। पहली चीज, चूंकि ये रॉड है लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास बाई टोटल लेंथ, स्मॉल मास बाई उसकी विड्थ। तो यहाँ से dm की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो m बाई l टाइम्स dx। यहाँ पे मैं लिखा है यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके इंटायर लेंथ पे। अब इस पर्टिकुलर टर्म की बेस पे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाए, सो आपका फॉर्मूला था x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x टाइम्स dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। dm की वैल्यू मेरे पास m बाई l टाइम्स x dx डिवाइड बाय m बाई l टाइम्स dx, इसलिए लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पे m बाई एल कैंसिल आउट, सो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इन डिनोमिनेटर। लिमिट इस x के चेंज करने की कहां से कहां तक, 0 से l तक, उसकी लिमिट 0 टू l, इसकी भी लिमिट 0 टू l। अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा l, सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा l बाई 2। मतलब किसी भी यूनिफॉर्म रॉड के लिए उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। आएगा समझ? यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। सर आप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करवाइएगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब देखिए इसी में यस सर। क्वेश्चन पूछेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में आपको लैम्डा एज पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जैसे अभी जेई में क्वेश्चन पूछा शायद 2018-19 में, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 प्लस x, then find center of mass if length of rod is 3 मीटर। तो क्या ये लैम्डा यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। तब इस कंडीशन में आप पहले यूज कीजिएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ, यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि लैम्डा इटसेल्फ एक पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो dm की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। सो dm इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dx, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में एंड उसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। आई बात समझ? सो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ये टर्म dm की जगह पे ये पुट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू ये पुट कीजिए, इंटीग्रेट करके देखिए आंसर कितना आता है। समझ आया आंसर?
मानसी सॉल्व हो रहा है? यस सर, होने वाला है। सर 6/5। 1.2। इक्वल्स टू, आपने पुट किया होगा लैम्डा टाइम्स dx, लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस x into dx, so dx x square dx integration divided by 2 dx plus x dx। ऐसे कुछ है आपका इंटीग्रेशन? यस सर। So इसकी वैल्यू पुट किया होगा तो 9, इसकी वैल्यू 27/3 that is 9 डिवाइड बाय 3 to 6 plus 9/2 which is 4.5। की पूरी वैल्यू आएगी 18/10.5। अगर मैं 3 से कट करूं 6 टाइम्स में 3 3 से 9। सर डिनोमिनेटर में 4.5 मतलब वो नहीं आ रहा मेरा। आपका x dx होगा, उसका इंटीग्रेशन x² by 2 होगा, x की वैल्यू 3 पुट किया होगा तो 9/2 आया होगा, दैट इज 4.5। ये आपने फ्रैक्शन में लिखा। यस सर, मैंने फ्रैक्शन में लिखा। एक मिनट, नहीं सर ठीक है, मैंने वो 2 नहीं पुट किया ना, इसलिए गलत हो गया। तो 12 + 9 तो हो जाएगा 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 3 6 टाइम्स में और 3 7 टाइम्स में तो हो जाएगा 12/7। आपका आंसर कितना आएगा? लिख लिया मानसी यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखिए इसके बेस पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए आपको। सेमी सर्कुलर रिंग इन सब के लिए क्वेश्चन पूछा जाए।
सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए तो देख कैसे निकालते हैं उसके लिए। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सपोज कर लीजिए आपके पास तो एक सेमी सर्कुलर रिंग यहां से यहां तक इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन x axis and similarly vertical line y axis. अब हम क्या करते हैं इसके लिए, मुझे सेंटर ऑफ मास के लिए कैलकुलेट करना है, तो कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम कीजिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे यहाँ पे, तब यहाँ से जो यहाँ तक स्ट्रिप है इसका अपना कुछ मास होगा एंड उसकी अपनी कुछ विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक, उस विड्थ को आप dx मान लीजिए एंड इसके मास को आप dm मान लीजिए। किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक d थीटा। आई बात समझ? आप पूछिएगा मैंने इसको इस तरह से ब्रेकिंग क्यों की, तो आप ये बोलिएगा कि इसका जो मास है वो उसके सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एंगल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए मैंने एंगल के रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक कर लिया। आई बात समझ? नहीं सर, डी थीटा कैसे आया? ये स्मॉल स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक dx है, तो इस सेंट्रल मोस्ट पॉइंट पे एंगल कुछ सबटेंड करता होगा, d थीटा होगा, इसका रेडियस r, रेडियस r। आई बात समझ? यस अब उस सर। स्मॉल स्ट्रिप के बेस पे अगर रिलेशन कैलकुलेट करूं, ये यहाँ से यहाँ तक dx, ये r, ये d थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू r टाइम्स d थीटा। इसके क्रॉस लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यूज कर सकते हैं लैम्डा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, लेंथ इसका आउटर सर्कमफेरेंस दैट इज pi टाइम्स ऑफ r, सो स्मॉल मास बाय स्मॉल लेंथ, dx की वैल्यू ये टर्म पुट कर दीजिए, तो dm इज इक्वल्स टू m बाय pi टाइम्स ऑफ r टाइम्स r d थीटा, ये कुछ इस तरह से dm की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट मास को मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उसके दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक हो सकता है x कोऑर्डिनेट और एक हो सकता है y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से यहाँ तक जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट होगा। सो अगर आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उस dm मास का x कोऑर्डिनेट इतना हो सकता है। सो अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता, सो इंटीग्रेशन, अरे m बाय पाई आर कैसे हुआ? ये आपका आउटर सर्कमफेरेंस है, तो कंप्लीट सर्किल होता है तो टोटल लेंथ कितनी होती है आउटर पार्ट? सर वो तो पाई आर हाँ, होगा, तो m बाय पाई आर क्यों लिखा है? लैम्डा क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल लेंथ, इसलिए टोटल यस लेंथ पाई आर। सर, बट dx होगी ना तो यहाँ पे तो। अगला टर्म देखिए dm बाई dx भी तो लिखा है मैंने, ठीक है तो सर। यहाँ से मैंने dm की वैल्यू निकाल ली है, dx की जगह पे मैंने ये टर्म पुट कर दिया। आया समझ? ओके यस सर। अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है r के रिस्पेक्ट में, dm की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा कहां से कहां तक, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म थीटा होगा, उसका चेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, तो इसका इंटीग्रेशन 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट?
सॉल्व हुआ मानसी? कर सर एक बार आप कर दीजिए। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा x उसकी वैल्यू r cos थीटा, dm उसकी जगह पे m by pi टाइम्स d थीटा इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dm उसकी वैल्यू m by pi टाइम्स d थीटा। दोनों में से m by pi कैंसिल आउट, ऊपर नीचे कांस्टेंट, आपको बच जाएगा ऊपर r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा 0 से पाई तक डिवाइड बाय इंटीग्रेशन d थीटा 0 to पाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन आता है sin थीटा पाई से 0 तक डिवाइड बाय d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई तक। sin पाई की वैल्यू भी 0 एंड sin 0 की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा एंटायर टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ? यस सर। ओके, सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस पे लॉन्ग सॉल्व करूंगा इसी पर्टिकुलर टर्म को, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ आपको बच जाएगा r टाइम्स sin थीटा d थीटा डिवाइड बाय d थीटा 0 to pi 0 to pi। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो ये टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा 0 to pi and d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 to pi minus r, cos pi is -1, cos 0 is -1, divide by pi minus theta, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 पूरी वैल्यू हो जाएगी 2r by pi, तो कितना आता है? आई बात समझ? यस सर। अब यहाँ से एक रूल याद रखिएगा,
जो भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री शो करता है उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट हमेशा सेंटर ऑफ मास 0 पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। जैसे इस क्वेश्चन में इस सिमेट्री किस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग था, y एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 था। आई बात समझ? सर क्या बोला आपने? मेरा बहुत जैसे नेटवर्क इशू हो रहा है आज। ओके, जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 आया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इफ अ बॉडी इज symmetrical about any one axis, so its center of mass corresponding to other axis will be at origin. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री था, इसलिए देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई, 0। अगर ऑब्जेक्ट y x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता। और कोई ऑब्जेक्ट अगर दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री हो तो उसका सेंटर ऑफ मास 0 0 पे लाई करता है, मतलब ओरिजिन पे लाई करता है। आई बात समझ? यस सर। लिख लिया यहाँ तक आपने? यस सर। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म बताता हूँ। किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए उसका सेंटर ऑफ मास उसके इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। क्या देखिएगा, फॉर सिमेट्रिकल बॉडी center of mass will lie on intersection of line of symmetry, चाहे वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, स्क्वायर शेप हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके हिसाब से। जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपने कोई रॉड लिया तो उसका सेंटर ऑफ मास का मिड पॉइंट लाई कर रहा था, उसी तरह कोई ट्रायंगल ले लीजिए इस तरह, कोई लैमिना। इसके लिए अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन, जो उसके ऑपोजिट साइड को हाफ ऑफ कर दे। सेम इसी तरह अगर एक मीडियन ड्रॉ करो यहां से, सर तीनों मीडियंस की इंटरसेक्शन पे लाई करेगा, तब उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हो तो आपने पढ़ा होगा x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3। आई बात समझ? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गया मेरे पास सिमेट्रिकल बॉडी के लिए। कुछ मेरे पास अनसिमेट्रिकल बॉडी भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास हाफ रिंग, उसके लिए डिफाइन किया हाफ डिस्क, हॉलो, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, कोन, सॉलिड कोन, ये सारी चीजें। तो मैं आपको उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्क के लिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, बाकी सारी चीजों के बेस पे उसी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए आपने। यस सर। जैसे आपको पूछे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तब इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं?
सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, ऐसे, ये आपका एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस, या आप एक्सिस मान लीजिए वाई एक्सिस। सर तो एक्स एक्सिस ओरिजिन पे होगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए ये जो डिस्क है वो बना किस चीज से होगा, या कौन से छोटे पार्टिकल को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये पूरा डिस्क को डिफाइन करेगा। तो कहता है कि वो एक रिंग से बना होगा। तो सपोज कर लीजिए एक छोटा सा रिंग मैंने अज्यूम कर लिया, इस तरह बोल सकता हूं। इस रिंग की रेडियस यहां से यहां तक r, और उसके विड्थ यहां से यहां तक dr। टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क यहां से यहां तक कैपिटल R। यहाँ पे सर कोई अभी डाउट? छोटी रिंग क्यों ली है? आप इस हाफ डिस्क को अज्यूम कीजिए कि वो हाफ डिस्क बना कैसे होगा, तो आप बोलिएगा हाफ रिंग के कॉम्पोजिशन की वजह से बना होगा, बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम करना होगा जिसको अगर मैं इंटायरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दूं तो वो पूरा डिस्क बन जाए, मतलब हाफ डिस्क बन जाए। तो वो एक हाफ रिंग से बना हो सकता है, बोल सकते हैं। यस सर। तो इसलिए मैंने, सर बट हाँ, dr का क्यों? उसकी क्या विड्थ है, कर रहे उसकी हैं? विड्थ है उस डिस्क की, उस छोटे से रिंग की विड्थ, ओके जिसके सर। बेस पे उसके पास कुछ मास हो सकता है। तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा, एरियल होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा। सर वॉल्यूमेट्रिक। डिस्क 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, उसकी विड्थ नेग्लिजिबल स्मॉल होती है, इसलिए हम एरियल मानते हैं। आई बात समझ? यस तो सर। सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल एरिया is equals to small mass by small area। देख सकते हैं? यस सर। आपको डीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस हाफ रिंग के लिए। तो रिंग आपको कैसा दिख रहा होगा? कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग का एरिया होता है पाई, बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, पाई बाय 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ये टर्म बहुत छोटी है, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास 2r dr बचेगा, 2 कैंसिल आउट, इसलिए पाई r dr बचेगा। आई बात समझ? मानसी यस यहाँ पे सर। कोई डाउट? इसका शॉर्टकट तरीका ये भी याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना हो तो पेरीमीटर फ्रॉम इनसाइड बोल लीजिए और उसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका डीजे डिफाइन कर देता है। तो आपको ये कैसा दिख रहा है? सर्कल, हाफ सर्कल, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पाई आर, और उसका विड्थ कितना है? डी आर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस होल। अब हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया dm is equals to 2 times of m divided by pi r square times dA, उसकी वैल्यू पाई आर डी आर, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, dm की वैल्यू आ जाएगी। हमने प्रूव कर लिया था क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मुझे y एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेशन y टाइम्स dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर y की वैल्यू y किस बात को बताता है यहाँ पे? किस पोजीशन। इसका पोजीशन?
उस बॉडी का पोजीशन यस सर, डिस्क का। ये उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताता है, अगर वो पॉइंट पार्टिकल ना हो तब। आई बात समझ? सर तो नहीं, 0। तो ये आपने सेमी सर्कुलर रिंग माना है, इसका अपना कुछ रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है? पीछे हमने प्रूव कर लिया है 2r/π। नहीं सर, ये नहीं आया समझ। ये जो y टर्म डिफाइन करता है क्या यहाँ हुआ? पे, ये y उस स्मॉल Yes. dm मास के सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करता है। तो आप बोलेगा Sure. कि y डिफाइंस सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। तो यहाँ पे जो dm है वो आपको सेमी सर्कुलर रिंग दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? उसका Yes, सेंटर sir. ऑफ मास अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 2r/π आया था, आया समझ? इसीलिए हाँ यहाँ पे सर। y की वैल्यू 2r/π हो जाएगी इनटू dm। dm की वैल्यू कितनी यहाँ पे है? 2 times of m by pi r square times pi r dr integration whole divided by 2 pi m r divided by pi r square dr, इसका इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर सकता हूं मैं? लिमिट 0 to pi. रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। नहीं, 0 to नहीं, 2r. रेडियस कहां से कहां तक है? 0 से r तक रेडियस है ना, इसको Yes, sir. इंटीग्रेट 0 से लेके r तक कर दीजिए। देखिए सॉल्व करिए कितना आता है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए।
सर 2 pi r/3 आ रहा है। नहीं, थोड़ा गलत। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो न्यूमरेटर में कैंसिल आउट, यहां से पाई, यहां से पाई, ये मेरे पास पाई और ये मेरे पास पाई कैंसिल आउट, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट, 2m/r² 2m/r² कैंसिल आउट, सो आपका बच जाएगा 2/पाई न्यूमरेटर में r³ टाइम्स dr डिवाइड बाय 2m/r² कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बच जाएगा इंटीग्रेशन r dr। तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो r⁴ आएगा बाय 4, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो r²/2 आएगा। ऐसा आएगा, कुछ गलत किया मैंने, थोड़ा गलत, यहाँ पे r² आएगा इसलिए कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, तो हो जाएगा r², r into r, तो r³/3 इंटू ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 4r/3π, कुछ ऐसा आंसर आएगा। मानसी, यस सर। समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास पे अभी आप क्वेश्चंस करना शुरू मत कीजिएगा, जेईई सबके। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं सेंटर ऑफ मास में, तो मैं नेक्स्ट क्लास सेंटर ऑफ मास की ले लूंगा। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जेईई तक के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू कीजिएगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। आई बस में? यस सर। तो अभी बस इतना रिवाइज कर लीजिएगा इन सब चीजों को, टॉपिक्स को, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।